वेलकम टू कैनेडा टीवी, दिस इज़ अमृत सिंह। तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में डिस्कशन करना लोग अक्सर पसंद नहीं करते हैं, झिझकते हैं, स्पेशली फैमिलीज़ इन डिस्कशन से भागती हैं, पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट मी टॉक अबाउट एस्टेट प्लानिंग। एस्टेट प्लानिंग क्या होती है? जितना मेरी नॉलेज है, मैं समझती हूँ एस्टेट प्लानिंग इंक्लूड्स प्लान स्ट्रैटजीज जिससे आप अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने लव्ड वंस के लिए उन्हें प्रोवाइड कर सकें। यू नो, यू कैन केयर फॉर योर लव्ड वंस आफ्टर योर डेथ, आफ्टर योर गॉन। लेकिन ये सारी प्लानिंग आपके डेथ से पहले ही की जाती है थ्रू एन एस्टेट प्लानर। क्या है वो तरीके? टूल्स लाइक विल्स, ट्रस्ट, पावर ऑफ अटर्नी, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप टैक्स इम्प्लिकेशंस, टैक्स बर्डन, लीगल हर्डल से बच सके। अब तब आती है बारी एस्टेट प्लानर की। आज मेरे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो स्पेशलाइजेशन रखती हैं एस्टेट प्लानिंग में। इनका नाम है उमरप्रीत चावला एंड शी इज़ CLU। और CLU डेजिग्नेशन मैं आपको बताती हूँ, इट्स चार्टर्ड लाइफ अंडर राइटर, यानी कि एस्टेट प्लानर। इतना ही नहीं, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुकी हैं। इन्हें अच्छा लगता है रोज़ नए तरीके से, एक नए सिरे से शुरू करना, पढ़ाई करना, लोगों से मिलना, जानकारी लेना। दैट इज़ व्हाट आई एग्जैक्टली लव अबाउट हर। चलिए इन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं। राइट हियर विद मी इज़ उमरप्रीत चावला। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया अमृत जी, थैंक यू सो मच एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। थैंक यू। एक्चुअली ये आपके लिए नहीं, ये ज़्यादा हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि आज हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी बार लोगों को इस टॉपिक के बारे में ना तो पता होता है, और अगर जितना पता भी होता है वो काफ़ी हाफ नॉलेज होती है, एंड दैट इज़ वेयर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल अमृत, यू सेड इट राइट कि मैं हमेशा कहती होती हूँ व्हाट यू डोंट नो यू डोंट नो। तो स्टेट प्लानिंग जो है, क्योंकि मोस्टली मैं कहूँगी जो हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी है, 95% लोग हैं जिनकी ये फर्स्ट जनरेशन है यहाँ पे एज अ बिजनेस ऑनर्स कहूँ, एज अ वेल्दी पीपल कहूँ। तो जब हमने वो चीज़ देखी नहीं कि डेथ के टाइम कितना पार्ट जाएगा CRA को, तो हम रियलाइज़ नहीं करते उस चीज़ को। सिर्फ 5% लोग हैं जिनकी यहाँ पे सेकेंड जनरेशन है और दे माइट नॉट हैव इनहेरिटेड दैट मच ऑफ एसेट्स, तो इसलिए ये चीज़ ओवरलुक हुई है। बट येस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हर साउथ एशियन घर में इस चीज़ की बात हो। हाँ, जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं, मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूंगी। मूवी में देखते हैं कि बस यूँ थंब लगवा दिया अपने पापा का मरते हुए, किसी ने साजिश रच दी, किसी बहू ने साइन करवा दिया ससुर से, सास से, और अगले दिन प्रॉपर्टी लेके वो लोग हड़प के निकल लिए। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये चीज़ बहुत क्रूशियल है जानना, और ये कोई बुरी बात नहीं है। फैमिली में डिस्कशन होते रहने चाहिए कि आपके एसेट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नहीं अमृत, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। इस पहली बात तो देखिए ये है, इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग, इट्स वेरी टेलर्ड प्लानिंग। बिकॉज आप ये नहीं कर सकते कि ओके मेरे फ्रेंड की एस्टेट प्लानिंग में ये चीज़ें हैं तो मैंने भी वो करनी है। नो, इट्स वेरी टेलर्ड, इट्स कस्टमाइज्ड प्लानिंग। बिकॉज इसमें क्या है कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं फाइनेंशियली। देखिए, जो फिजिकल हेल्थ का हम चेकअप करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ का चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सही बात। और स्टेट प्लानिंग मैं कहूँगी इसमें हर चीज़ आती है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, चाहे आप विल्स कहें, पावर ऑफ अटर्नी कहें, हेल्थ केयर डायरेक्टिव्स कहें, टैक्स प्लानिंग कहें, रिटायरमेंट प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग, और साथ में इनहेरिटेंस ऑफ योर एसेट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। लेकिन चलिए, इससे पहले मैं जानना चाहूँगी कि उमरप्रीत जी की कहानी कहाँ से शुरू हुई? आप पंजाब से बिलोंग करते हैं? जी बिल्कुल। आपने होम्योपैथी करी है, वहाँ पे आपका बैकग्राउंड रह चुका है। जी बिल्कुल, यू आर राइट। तो होम्योपैथी से सीधे कनाडा आके एक ऐसी फील्ड में जाना जहाँ आबादी, जहाँ कनाडा में इतनी ज़्यादा है। पॉपुलेशन कितनी है कनाडा में? 39 मिलियन। 39 मिलियन। उसमें से अगर मैं टोटल CLU देखूँ तो 3600 CLUs हैं, और उसमें से एक नाम है उमरप्रीत जी का। मुझे लगता है एक बहुत ही भारी एक डेजिग्नेशन आप साथ में लेके चल रहे हैं, इट्स सो मच इम्पॉर्टेंट। लेकिन होम्योपैथी के बैकग्राउंड से आना कैसे, ये आपने सोचा?
अमृत इसमें ना लाइक इट्स नॉट ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है, एक बहुत लंबी स्टोरी है, हर एक की होती है। तो अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो फ्लैशबैक स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी पैम्पर्ड ओनली गर्ल इन द फैमिली। तो आई वाज बोर्न इन पटियाला, सो प्राउड पटियालवी। तो मेरी एजुकेशन हुई इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी में। दैट वाज नॉट बाय चॉइस। वो होता है ना आपको बैक होम के जो आपके पेरेंट्स हैं वो डेस्टाइंड है दैट यू हैव टू बी दैट। तो वी आर 3 सिबलिंग्स, मेरे 2 एल्डर ट्विन ब्रदर्स हैं। तो क्योंकि पेरेंट्स डॉक्टर थे तो आप कुछ और सोचते नहीं, यू हैव टू बी डॉक्टर्स। अब पीएमटी क्लियर नहीं हुई, मे बी दैट वाज आई वाज नॉट दैट लकी या इंटेलिजेंट नहीं थी उतनी। तो अब डॉक्टर तो लगाना था, तो होम्योपैथी में एडमिशन करवा दी डैड ने, एंड लाइक ही मेड इट हैपन फॉर 3 ऑफ अस। लाइक हमारे तीनों के नाम के आगे डॉक्टर तो उन्होंने लगवा दिया। ओह वाओ। तो अब डॉक्टर वाली ये जो आपका लेवल है अभी भी चल रहा है? नहीं एक्चुअली ओके, सो होम्योपैथी के साथ साथ आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी एज वेल। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, बट यू नो माई dad, he was a very like enthusiastic, very optimistic person। मेरे को लगता है वो चीज़ें मेरे को इनहेरिटेंस में भी मिली हैं उनसे। तो यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। अब मैनिफेस्टेशन आज हम बात करते हैं, उस टाइम पे ये बातें सुनी नहीं थी, बट एक्चुअली इट वाज मैनिफेस्टेशन कि आप जो सोचो और वो आपको होता जाए जी। तो फिर उसके बाद मैंने एक्चुअली बीलिप भी की चंडीगढ़ में, दैट्स बैचलर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। उसमें ये था कि मतलब वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रही थी चंडीगढ़ में, बिकॉज आई गॉट मैरिड इन चंडीगढ़। तो वहाँ पे मैंने होम्योपैथी की अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। तो फिर हमने यहाँ के लिए अप्लाई किया कनाडा में एज ए पीआर, तो वो चलो हो गया। तो यहाँ से आने से पहले ना कोई हमारे वो म्यूचुअल फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि उनकी फ्रेंड गई है कनाडा में एंड शी इज़ अ लाइब्रेरियन देयर। चंडीगढ़ में भी वो लाइब्रेरियन थी, तो आपको पता है। तो हमने तो जी बीलिप में एडमिशन ले ली। ओहो, कि यहाँ आके थोड़ा सेटलमेंट हो जाए यहाँ पे आके, एंड आई वाज लाइक ओके मेरी जॉब तो पक्की है, ठीक है। तो मैंने अपना क्लिनिक छोड़ के, बच्चे छोड़ के, आई स्टार्टेड गोइंग टू पीयू। तो वहाँ पे क्लासेस लगाए, प्रैक्टिकल किया, बीलिप होगी। जब यहाँ पे आए तो चलो मैंने कहा उनसे मिलते हैं, है ना। एंड शी वाज वर्किंग इन अ स्टोर। Yeah, this is like, she was like, okay, so this is how it is, you know, like that's what I'm trying to say, that people do this कि आपने बैक होम बताना नहीं होता कि व्हाट यू आर डूइंग देयर, पर उस चक्कर में आपने मैंने अपना वो कर दिया। बट दैट्स ओके, बिकॉज नॉलेज चलो किसी भी चीज़ की है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे आके देन ऑफ कोर्स होम्योपैथी भी एक ऑप्शन थी, लेकिन आई स्टार्टेड वर्किंग इन ए ऑप्टिकल स्टोर। मैंने यहाँ पे वैसे रजिस्टर करवाया था अपने आप को होम्योपैथी काउंसिल ऑफ ओंटारियो के साथ। एंड फिर मैंने एक ऑप्टिकल स्टोर में जॉब करनी स्टार्ट की, एंड माई हस्बैंड वॉज वर्किंग हेयर एंड देयर, लाइक ग्रोसरी स्टोर में, वेयर हाउसेज में, बट ही नेवर वांटेड मी टू डू अ फिजिकल वर्क बिकॉज लाइक दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। अच्छा, टू डू द फिजिकल वर्क। अच्छा, तो ऑप्टिकल स्टोर के बाद लाइक फिर वी गॉट अ रेस्टोरेंट, वी बॉट अ रेस्टोरेंट हियर। That was a very different thing to do, and we both worked very hard in that. तो वो growing phase में था, but you know life is not bed of roses all the time. Yes. It was a rocky road, so हमारी like we get separated, हमारी नहीं बनी, हमारा relationship ख़त्म हुआ, but that's fine। चलो मतलब जो भी होता है ज़िंदगी में होता है। And that was a very challenging time for me because I was shattered emotionally, फाइनेंशियली इसलिए कहूँगी क्योंकि ठीक है हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा था, बट यू नो वी वर री इन्वेस्टिंग देयर बिकॉज इट वाज न्यू बिजनेस देयर। तो उसके बाद फिर अब मेरे पास जो एक्सपीरियंस था सिर्फ रेस्टोरेंट का था, अच्छा, या ऑप्टिकल स्टोर का था। तो फिर ऑप्टिकल स्टोर में आई ट्राइड कि ओके मैं वापस आई वेंट बैक टू द ऑप्टिकल स्टोर टू गेट द जॉब, बट आई कुडंट गेट द जॉब देयर। फिर आई डिड कपल ऑफ इंटरव्यूज एट द रेस्टोरेंट्स, अच्छा, बट देन आई रियलाइज कि आई वॉज बीइंग इंटरव्यूड जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यूइंग द ऑनर ऑफ द रेस्टोरेंट। तो यू नो इट हैपन्स here in our community, and then I realized, you know, the safest play just to protect myself emotionally, physically, is better to do a warehouse job. A warehouse job? Yes.
बिकॉज आई नीडेड सम टाइम टू चैनलाइज माई एनर्जी एट दैट टाइम कि मैंने करना क्या है लाइफ में, पर व्हाट मैं आई हैव आपसे टू एक डू। सवाल पूछूंगी कि जी। रेस्टोरेंट में, जैसे मैं जानती हूँ आपका बैकग्राउंड, आपने रेस्टोरेंट में फ्रंट में संभाला है सब बिल्कुल। कुछ, एवरी फ्रंट, और तो आपने क्यों नहीं सोचा कि भले ही सेपरेशन हो गया लेकिन मैं अभी भी फ्रंट संभाल सकती हूँ? ये ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं आपने सोचा? अमृत, इट डजंट वर्क इन दैट वे। जब आपका रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होता है ना, अगर आपके इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो तो रिलेशनशिप ब्रेक डाउन ही ना हो, अच्छा राइट? तो इट डजंट वर्क इन दैट वे। अच्छा, तो जो तो उस वो ऑप्शन नहीं, वो ऑप्शन नहीं थी। यस, आई वुड हैव वर्कड इन अनदर रेस्टोरेंट, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट आई वाज इंटरव्यूड एट लाइक कपल ऑफ प्लेसेस, बट नो, दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंटरव्यूइंग। the sake एंड of interview. फिर मैंने वो वेयर हाउस में काम किया। दैट वाज लाइक वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर मी बिकॉज आई हैव नेवर वर्कड in the, like, you know, physical labor kind of thing. Luckily I like got a job as a material handler in American Eagle. अच्छा, तो picking, packing, you know, Oh my God. shipping, receiving, I did everything, but I was very clear कि मेरे पास साल 1.5 साल का टाइम है, I have to figure out what I want to do. oh my god, तो फिर मैंने उस टाइम पे मैंने अपना इंश्योरेंस का लाइसेंस लिया। जी। आई डिड कपल ऑफ कोर्सेज इन सप्लाई चेन कि शायद मैं वहाँ पे प्रमोट हो जाऊँ एज ए ऑपरेशंस क्लर्क। सप्लाई चेन का भी आपने कोर्स कर लिया? वो क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि मटेरियल हैंडलर से अगर मेरे को Logistics. नेक्स्ट लेवल चाहिए था, आई हैड टू डू समथिंग, एंड लकीली आई वाज नॉट प्रमोटेड। लकीली आई वुड से, बिकॉज या बिकॉज अगर, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, इवन मैंने जब वहाँ पे क्विट भी किया ना, तो मैं अपने सुपरवाइजर्स को, अपने मैनेजर्स को थैंक्स करके आई दैट यू डिडंट प्रमोट मी, बिकॉज इफ दे हैव प्रमोटेड मी इट वुड हैव वेस्टेड मे बी कपल ऑफ मोर ईयर्स देयर। तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। बिल्कुल, लाइक आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन दिस थिंग कि जो भी होता ना अच्छे के लिए होता। क्या बात है। तो उसके बाद फिर लाइक आई क्विट द जॉब, आई केम फुल टाइम एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र, आई ज्वाइंड अ वेरी सक्सेसफुल टीम, अभी भी मैं पार्ट हूँ उस टीम का, एंड दे मोटिवेटेड मी, दे हेल्प मी थ्रू द प्रोसेस, एंड देन यू नो देयर वॉज समथिंग आई हैव टू डू समथिंग। लाइक एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा, या मीन्स मेरे को लाइक आई वॉन्ट टू बी एक्सपर्ट ऑफ, लाइक एक होता है जर्नल प्रैक्टिस करना, एक होता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन। तो आई वॉन्टेड टू बी अ स्पेशलिस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल हेल्थ। तो फिर मैंने ये डेजिग्नेशन, एक्चुअली माई ब्रोकर शी हेल्प मी टू गो थ्रू द प्रोसेस एंड स्टफ, एंड देन आई डिड माई डेजिग्नेशन एज अ चार्टर्ड लाइफ अंडरराइटर, तो आई एम अ डेजिग्नेटेड estate planner, and then I did my designation as a certified health insurance specialist, just to add another flower in my experience, in my education, I would say. क्या बात है। तो इतना सब कुछ कर करके I know, करके like- आई थिंक आप पे, जैसे मैं कह भी रही थी, आई कैन राइट अ बुक ऑन योर एक्सपीरियंसेस, यू हैव डन सो मेनी कोर्सेज। आपको कितनी नॉलेज होगी इस वक्त दिमाग के अंदर, ऐसा नहीं लग रहा कि भारी कुछ? डोंट यू फील समटाइम्स कि देयर इज सो मच दैट यू हैव लर्न थ्रू योर एक्सपीरियंसेस? अमृत, आई वुड से कि यू नो यू हैव टू एक्सपेरिमेंट द थिंग्स। जब तक आप नहीं करोगे ना, यू वुडंट रिकॉग्नाइज कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, वट एवर कम्स इन द वे आई टेक इट। अगर वो आपकी इंटरेस्ट का है, जस्ट कीप इट, अदरवाइज लेट इट गो। लेट इट गो। तो अब फाइनली मेरे को लगा कि ये फाइनेंशियल सेक्टर, इट इज माय चॉइस। दिस इज योर चॉइस, दिस Yes. इज व्हाट गिव्स यू दैट सैटिस्फैक्शन। Absolutely, yeah. तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को एक बार में पता चल जाता है कि उन्हें क्या बनना है, लेकिन कई बार, जैसे उमरप्रीत जी के साथ हुआ है, शी हैड टू गो थ्रू दोज हर्डल्स, और तब उन्हें पता चला दिस इज़ माई फील्ड, आई थिंक आई कैन डू वंडर्स इन इट, और आज ये वंडर्स कर भी रही हैं। लेट मी टेल यू, जब हम एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की बात करते हैं वर्सेज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एन एस्टेट प्लानर, दो बहुत ही डिफरेंट फील्ड्स हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एस्टेट प्लानर की जब हम बात करते हैं, पहले तो मुझे ये बताइए कितनी डिफ़िकल्ट है आपकी जॉब, और क्या मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के दिमाग में? स्टेट प्लानिंग में अमृत, आई वुड से, जैसे मैंने पहले कहा कि इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, एवरीथिंग, right from the beginning till the inheritance of your assets. We have to take care of everything. अब मैं अगर estate planning में बताऊँ, होता क्या है कि let's say कि आज if I pass away today, तो मेरी डेथ से एक दिन पहले, like yesterday, सारे एसेट it seems to be disposed of.
ठीक है, डिस्पोजिशन होगी, उसका मतलब ये है कि जो भी आपके एसेट्स हैं फेयर मार्केट वैल्यू उनकी लगेगी, एंड देन CRA ने देखना है कि क्या टैक्सेशन है उसमें. आई ऑलवेज से CRA इज़ द प्राइमरी बेनिफिशरी. अगर आप CRA को खुश नहीं करते, आपके बाकी एसेट्स बच्चों तक नहीं जाएंगे. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो उस टाइम पे फिर CRA को पहले जाएगा सारा पोर्शन, और फिर बाकी की चीज़ें आपको आपके बच्चों को जाएंगी. अच्छा. अब देखिए एक सिंपल सी बात है, एज ए स्टेट प्लानर हमने क्या करना होता है, वी हैव टू मेक श्योर कि CRA को तो खुश करना ही है हमने, लेकिन आपके जो एसेट्स हैं 100% नेक्स्ट जनरेशन तक जाएं. अच्छा. और उसके बीच में बहुत सारे टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल Yes. करते हैं, जो अभी से अगर वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जैसे कि कुछ मैंने टर्म्स अपनी नॉलेज के हिसाब से जो सुने हैं, जैसे विल्स हो गई, ट्रस्ट हो गई, डोनेशंस हो गई, अलग अलग तरीके की. अच्छा, ये टर्म सुनने में आपको अच्छे ना लगे, पर प्लीज़ थोड़ा ध्यान से समझिएगा ये जब आपको समझाएंगी. गिफ्टिंग प्रोसेस होते हैं, कुछ पावर ऑफ अटर्नी होते हैं, एक एक करके आप थोड़ा इसके बारे में, ज़्यादा नहीं, मैं चाहती हूँ कि क्लाइंट्स आपसे डायरेक्टली आके मिले, लेकिन थोड़ा सा अगर आप नॉलेज दे दें. आपने पहले बोला कि मिसकंसेप्शंस. हाँ जी. मिसकंसेप्शन पे अगर मैं बताऊं कि एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है साउथ एशियन कम्युनिटी में कि जी मैंने तो बिल में लिखवा दिया, नाउ आई डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस. कि अब जी अब मेरे विल में है सारा कुछ, एवरीथिंग विल गो टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट पेइंग टैक्सेस. दैट्स नॉट ट्रू. That's not true. हम क्या करते हैं, वी सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा है, वी वॉच द वीडियोस, जो हमें अच्छी लगती है ना हम उसको रिटेन कर लेते हैं, हम आगे पास भी करते हैं उस चीज़ को. तो मैं हमेशा कहती होती हूँ इट्स लाइक गुड, आप एंटरटेनमेंट है, आप नॉलेज बढ़ाइए सोशल मीडिया से, लेकिन ट्रस्ट उस चीज़ को कीजिए, उसको देखिए कि वो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है. अगर वो किसी लॉयर से आ रही है, अगर वो किसी स्टेट प्लानर से आ रही है जिसके पास डेजिग्नेशन है, देन यू हैव टू ट्रस्ट इट. क्योंकि विल ओनली गिव्स the direction to the distribution of your assets. Okay. Will doesn't save any taxes. उल्टा विल में जो आपकी चीज़ें हैं, you have to pay probate on that. That's probate fees is an extra fees that you have to pay on the assets that are included in the will. So एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है ये. तो ये अब आपकी एक मिसकंसेप्शन क्लियर हो गई है. उसके बाद क्या होता है प्रोसेस? दूसरा है, जैसे आपने गिफ्टिंग कहा, गिफ्टिंग की एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी मैं तो गिफ्ट कर रहा हूँ ये प्रॉपर्टी अपनी बच्चों को, वाई देल पे द टैक्सेस. मीन नॉट देल पे द टैक्सेस, योर स्टेट पेज द टैक्सेस. अच्छा. तो गिफ्टिंग जो है, गिफ्टिंग इज अलाउड इन कनाडा. यू कैन गिफ्ट एनी एसेट, बट गिफ्टिंग मीन्स चेंज ऑफ ऑनरशिप. दैट मीन्स डिस्पोजिशन. जहाँ पे भी डिस्पोजिशन आती है, यू हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्सेस. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप गिफ्ट कर रहे हो, देखिए प्राइमरी रेजिडेंस जो है दैट्स एक्सक्लूडेड, दैट्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन. लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, आप गिफ्ट करो, आप जो मर्जी करो, यू हैव टू पे टैक्सेस. सही बात कही आपने. लोगों को कितनी मिसकंसेप्शंस हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड. अच्छा, कई बार जैसे ये लोग कहते हैं, सॉरी बुरा मत मानिएगा, लोग कहते हैं ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये काफ़ी डोनेशनें करते हैं, ये सब टैक्स से बचने के तरीके हैं. तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे जो डोनेशंस करते हैं? डोनेशन एक्चुअली एक बहुत अच्छा टूल है स्टेट प्लानिंग में, क्योंकि टैक्स रिसीट इशू होती है डोनेशन से. अब डोनेशन जो है हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं. ऑफ कोर्स अगर कोई अपने व्यूअर लिसनर होंगे जो डोनेशन करना चाहते हैं, do give me a call. I would say कि I'll show you some amazing thing कि you'll be surprised. अच्छा. कि आपने अपनी फेवरेट चैरिटी को डोनेट भी कर दिया, यू विल गेट द टैक्स रिसीट और उससे आपकी टैक्स क्लेम हो जाएगा. इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग टूल इन अ स्टेट प्लानिंग. अच्छा काम भी कर रहे हैं आप, ये भी आप ज़रूर सोचिए, नोटेबल काम है. क्या तरीके हो सकते हैं कि जैसे आप प्रोबेट की बात कर रहे हैं, विल के ऊपर मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में कि क्या कोई ऐसे तरीके हैं. आप कह रहे हैं प्रोबेट एक फ़ी होती है जो आप CRA को देनी ही होती है, पर क्या उससे बचने के कोई तरीके हैं? ओके, सो प्रोबेट फीस जो है अमृत, देयर आर फ्यू एसेट्स जो जब हम भी फैमिलीज़ के साथ काम करते हैं. ऑफ कोर्स विल बनाना जो है वो लॉयर का काम है, लेकिन वी कैन ऑलवेज गाइड टू द क्लाइंट्स के कुछ चीज़ें हैं, आपके कुछ एसेट्स हैं जो आपको विल में नहीं ऐड करवाने.
अच्छा। क्योंकि जो चीज़ विल में नहीं ऐड वो प्रोबेट उस पर नहीं लगेगी। ओह। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी रियल एस्टेट है इन जॉइंट ऑनरशिप या कोई भी एसेट इन जॉइंट ऑनरशिप जी। विद राइट ऑफ सर्वाइवरशिप, जॉइंट ऑनरशिप में वो ऑटोमेटिकली जॉइंट ऑनर को जाना है आपकी डेथ के बाद। सो यू नीड नॉट टू मेंशन दैट इन योर विल। ओके। और नेक्स्ट है कि अगर आपके कोई भी जॉइंट बैंक अकाउंट्स हैं तो वो भी आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरा है आपकी कोई भी एसेट इंश्योरेंस कंपनी के साथ हैं, चाहे वो आपके कोई रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, चाहे वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिसमें ऑलरेडी डेजिग्नेटेड बेनिफिशरीज हैं, यू नीड नॉट टू मेंशन दैट इन योर विल। चौथा है अगर आपका कोई भी एसेट है आपकी कॉरपोरेशन के अंडर, हाँ, ट्रस्ट के अंडर, यू नीड नॉट टू मेंशन दैट ऑल राइट इन द विल। विल में वही चीज़ मेंशन कीजिए जिसको लेके कल को प्रॉब्लम हो सकती है। हर चीज़ विल में डालने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो ये आपको खुद ये समझा रही हैं। अब मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ कंज्यूमर, बीइंग अ क्लाइंट माई सेल्फ, मुझे भी पता होनी चाहिए मेरी राइट्स, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं टैक्स के बारे में। टैक्स प्लानिंग वर्सेस टैक्स पेइंग। इंसान टैक्स कितना बचा सकता है, ये टॉपिक हर किसी को पसंद है। और स्पेशली जब हम कनाडा आते हैं, जो ऐसी कंट्री है जहाँ पे लीगल वैल्यूज़, रेगुलेशन, कंप्लायंस, बहुत लॉज हैं और लॉज से चलना अच्छा भी होता है। तो आप मुझे बताइए कि टैक्स इम्प्लीकेशन से कैसे बचा जाए, क्या है वो तरीके? ओके अमृत, टैक्स पेइंग इज दैट यू पे टैक्सेस ऑन योर इनकम। जी। ठीक है, आप काम कर रहे हो, दैट्स व्हाट अकाउंटेंट्स डू, कि आप काम कर रहे हो, उस पर टैक्स पे हो रहा है, आपका इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है, 100% वो इंक्लूजन है, कोई कैपिटल गेन है 50% इंक्लूजन है, डिविडेंड्स हैं वो डिफरेंट, दैट इज टैक्स पेइंग, दैट इज सिंपल। टैक्स प्लानिंग इज व्हाट प्लानर्स डू। अब एक सिंपल सी बात है, कनाडा में ना एक चीज़ है, आप जितनी ज़्यादा इनकम जनरेट करती हो यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। अब लेट्स से मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि $100 आपने कमाए और 30 आपने टैक्सेस में पे किए, तो आपके हाथ में है $70। अब इसके अगर इंस्टेड अब मैं ये कहूँ कि आप $50 बना रहे हो एंड यू आर पेइंग $5, तो 50-50 दो जगह पे आपने बनाए, $90 हैं आपके हाथ में। तो व्हाट वुड यू प्रेफर? 50-50, right? This is called income splitting or tax splitting. These are the strategies that are used in estate planning to save the taxes. All right. These are tax preferred strategies. अब एक देखिए, जब लेट्स से कनाडा में हम आए, हमने गाड़ी ली, एक सिंपल सी गाड़ी ली, और हम किसी को देखते हैं और लग्जरी कार में, लाइक वेरी एक्सपेंसिव कार में रोड पे, एंड वी आर लाइक ओह हाउ मच ही माइट बी पेइंग फॉर द कार। लेकिन ये भी हो सकता है यू माइट बी पेइंग मोर बिकॉज यू आर पेइंग फॉर द नीड, ही इज पेइंग टू सेव द टैक्सेस। देयर आर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। अच्छा, बिल्कुल। अब देखिए बिजनेस ऑनर्स की बात करते हैं। एक उसमें ना एक टर्म होती है, उसको अकाउंटिंग में रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। दैट्स एक्चुअली अब उसमें रिटेन्ड अर्निंग सभी बिजनेस ऑनर्स को पता है हु हैव कॉरपोरेशंस के वहाँ पे आपका पैसा पड़ा है, बिकॉज आपको पता है वो पैसा लॉक्ड है वहाँ पे। व्हेन एवर यू विल टेक आउट द मनी यू हैव टू पे टैक्सेस। अब जो भी आपके बिजनेस में कॉरपोरेशन में पैसा है, इधर यू विल री इन्वेस्ट इट, यू विल उसको ट्रांसफर करेंगे होल्डिंग कंपनी में या एसेट्स बाय करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इज द एसेट ऑफ द कॉरपोरेशन। सो वी एज ए स्टेट प्लानर व्हाट वी डू, वी हेल्प टू अनलॉक दैट मनी, ताकि आप उसको पर्सनल साइड पे यूज करेंगे और आपकी नेक्स्ट जनरेशन भी उस पैसे को यूज करेगी। दिस इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या ये टैक्स लॉयर ही बता देते हैं या नहीं बताते हैं, और तब जाके यू नो समवन हैज़ टू कॉन्टैक्ट एन एस्टेट प्लानर कि आप करेंगे वो टैक्स प्लानिंग? अमृत, ये ना ऐसे नहीं होता। स्टेट प्लानिंग में ये है, पहली बात तो ये है कि आपको स्टेट प्लानिंग करवानी कब चाहिए, राइट? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि लाइक व्हेन आई एम रेडी टू डू ए स्टेट प्लानिंग, तो आई वुड से कि व्हेन एवर यू लैंड इन दिस कंट्री, चाहे आप जब आपने इनकम जनरेट करनी शुरू कर दी, दैट इज द टाइम टू कॉन्टैक्ट ए स्टेट प्लानर, क्योंकि स्टेट प्लानिंग दैट्स योर ओवरऑल प्लानिंग। अब लेट्स से अब मेरे बहुत क्लाइंट है जो वर्क परमिट में है, राइट? दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी, राइट? वर्क परमिट पे भी? ओह यस यस, आई हैव कपल ऑफ क्लाइंट्स कि जिनका है कि टैक्स सेविंग कैसे करें, कि ओ आई एम मेकिंग मोर देन 100,000 जी, तो हाउ टू सेव टैक्सेस। अब
उनके पास अदर कोई एसेट नहीं है तो ऑफ कोर्स आई डू टैक्स प्लानिंग फॉर दैट, तरीके होते हैं, है ना। हाँ। अब देयर आर कपल ऑफ थिंग्स, जब आप नए आए हो यहाँ पे तो एक तो आपको इंश्योरेंस प्लानिंग चाहिए, जी। ठीक है। एक आपको थोड़ी बहुत सेविंग के लिए, रिटायरमेंट प्लानिंग में नहीं कहूँगी बट फॉर फ्यूचर सेविंग यू माइट हैव टू बाय द हाउस, ठीक है। आपको इमरजेंसी फंड चाहिए रेनी डेज के लिए, तो वो प्लानिंग करेंगे हम। जरूरी नहीं है कि यू नो इनहेरिटेंस तक जाना, inheritance तक जाना की। स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। अगर आप वर्क परमिट पे भी काम कर रहे हैं तो अभी से ये प्लानिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा एक दिन आएगा जब आप घर भी लेंगे तो वो भी एक तरीके से आपका एसेट बन जाएगा, और तब व्हेन योर नेक्स्ट जनरेशन कम, या जनरेशन से पहले आप भी तो बनते हैं ना। तो अब मैं बात करना चाहूँगी, जैसे आपकी केस स्टडी थी, आप बता रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग है। बेनिफिशरी के, पहले तो आप मुझे बताइए, आप बेनिफिशरी के साइड से भी काम करते हैं जब एक विल तैयार होती है, और जैसे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, बेनिफिशरी। ओके, तो अमृत इसमें ऐसे होता है कि लेट्स से जो मैं आपको केस स्टडी बता रही थी, दैट वाज कि समवन डाइड विदाउट द विल। ये एक बहुत मतलब, अब बेनिफिशरीज की बात करें तो एक्चुअली ये बच्चों ने मेरे को कांटेक्ट किया था जो बेनिफिशरी थे फॉर देयर ओन एस्टेट प्लानिंग, बिकॉज उनका था कि हमारे डैड ने एक छोटी सी गलती की, उसकी वजह से वी वर नॉट एबल टू गेट व्हाट वी वर सपोज टू गेट। अब ये मैं अगर एग्जांपल दूँ एक, तो ये कोई थे, है ना, उनकी दो, पहली मैरिज से 2 बच्चे थे, दूसरी मैरिज से भी 2 बच्चे थे, तो ब्लेंडेड फैमिली थी। अब सेकंड मैरिज जो हुई थी तो बिजनेस ओन जो करती थी वो वाइफ थी, प्राइमरी रेजिडेंस में भी जॉइंट ऑनर थी। अब नेचुरली देखो, फादर के लिए तो दोनों चारों बच्चे एक जैसे हैं, राइट, चाहे आपका स्पाउस आपके साथ नहीं है बट बच्चे तो आपके ही हैं, तो वी ऑलवेज वांट टू डू लाइक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू आवर चिल्ड्रन, है ना। तो अब जो सारा कुछ निकाल के टैक्सेशन के बाद उनके 2 मिलियन के एसेट थे, राइट। अब विल नहीं थी, प्रॉब्लम ये हुई, अदरवाइज चलो 1 मिलियन 2 बच्चों को मिलता, 1 मिलियन दूसरी शादी से 2 बच्चों को मिलता। अब विल नहीं थी, अब अगर विल नहीं है तो प्रोविंशियल लॉ के हिसाब से आपकी एसेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ओह, प्रोविंशियल लॉ के हिसाब से? जी बिल्कुल। अब ओंटारियो में थे, अब इसमें ये हुआ कि जो 2 मिलियन था, पहले 200,000 जाएंगे आपकी स्पाउस को, अच्छा, बाकी का बचा 1.8 मिलियन जी। 1.8 मिलियन में से 1/3 फिर जाएगा आपके स्पाउस को, अच्छा, और 2/3 जो बचा है हाँ। वो बाकी बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपका एक बच्चा, आपके 3 बच्चे हैं, जो भी है। अच्छा। अब इनके सिनेरियो में ये हुआ कि 1.8 में से 1/3 गया स्टेप मॉम को जी, तो 600,000 चला गया, हाँ, ठीक है। 1.2 बचा, 1.2 4 बच्चों में बांटा गया, 4 बच्चों में इक्वली बांटा गया, 300,000 ईच चाइल्ड। अब जो ये पहली फैमिली थी, अब देखो जो तो अभी प्रेजेंट वाली फैमिली थी, उनके पास क्या था, उनके पास बिजनेस भी है, उनके पास प्राइमरी रेजिडेंस भी है, क्योंकि जॉइंट में थे। हाँ जी, और मॉम को मिले 800,000 और बच्चों को मिले 600,000। ओह माय गॉड, 1.4 मिलियन उनको मिल गया, और जो दूसरी फैमिली थी उनको सिर्फ मिले 600,000। ओह, दैट्स वेरी सैड। अब है तो छोटी सी बात है, अब मैं एक बात गारंटी के साथ कहती हूँ, बहुत लोगों के पास विल नहीं है। अब विल, और बहुत लोगों ने अपडेट भी नहीं की हुई विल। तो मेरा यही मैसेज होता है कि एक तो विल बनवाइए ज़रूर, बिल्कुल ज़रूर आपकी विल ड्राफ्टेड होनी चाहिए, चाहे आपका छोटा सा एसेट है, क्योंकि जो हमारा एसेट है वही हमारे लिए सारा कुछ है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मल्टी मिलियंस हों तभी आप विल बनाएंगे, नो, आपके पास जो भी है दैट इज़ माई एसेट, सो विल शुड बी ड्राफ्टेड। एंड सेकेंड है कि उसको अपडेट करिए, टाइम टू टाइम अपडेट योर विल, क्योंकि जो भी लेटेस्ट विल है ना वो मानी जाती है, वो वॉइड कर देती है पुरानी सारी विल्स को। ओह माय गॉड, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये तो आपने किस्सा बता दिया। तो ऐसी चीज़ में तो आप भी, आई एम श्योर आपका रोल इसी तरफ था एग्जीक्यूटर के साइड पे, कि अब क्या, हाँ जी, क्योंकि विल तो बनी ही नहीं थी, तो यू कुड नॉट फाइट मोर अबाउट दैट, क्योंकि लीगल तरीके से जाना था। बिकॉज वो बच्चों ने मेरे को कांटेक्ट ही अपनी एस्टेट प्लानिंग के लिए किया था कि दिस हैपेंड विद अस इन द पास्ट, सो वी डोंट वांट आवर किड्स टू सफर फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग, यू नो। करेक्ट, सो नाउ एटलीस्ट दे आर अवेयर कि उन्होंने ये गलती नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपके कुछ ऐसे क्लाइंट्स आपके पास, जैसे मैं, आई एम सो अमेज्ड टॉकिंग टू यू, लोगों को तो पता ही नहीं है, जैसे
आई एम श्योर नंबर ऑफ पीपल डू नॉट इवन नो कि पैसे तो कमा लेते हैं हम, लेकिन इन चीज़ों से भागते हैं। क्यों भागते हैं लोग? मुझे आप पहले तो ये बताइए, व्हाई दिस मिसअंडरस्टैंडिंग? व्हाई? वो अमृत, वो भागते नहीं है, वो उनको पता ही नहीं है। उनको पता ही नहीं। या यू वुडंट बिलीव, जब मैं भी अपनी डेजिग्नेशन कर रही थी, लाइक एवरी डे आई वाज सरप्राइज्ड विद द फैक्ट कि ओह माय गॉड, ऐसे भी होता ऐसा है। भी होता है। एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उसकी वजह से इंटरेस्ट और बढ़ता गया मेरे अंदर टू लर्न मोर। मीन्स इस अमेजिंग, और इतनी अमेजिंग टूल्स हैं इसमें। अब लेट्स से एक छोटी सी बात करूं कि घर में कोई बच्चा है विद स्पेशल नीड्स, उसके लिए आपने क्या करना है, दैट कम्स इन स्टेट प्लानिंग टू। वाओ। बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर, क्योंकि एज ए पेरेंट देखिए उस बच्चे के लिए हमारी अफेक्शन भी ज़्यादा होती है, हम केयरफुल भी ज़्यादा होते हैं कि जब तक हम हैं ठीक है, लेकिन हमारे जाने के बाद क्या होगा। ऑल्दो आपके और बच्चे होंगे, उसके सिबलिंग्स होंगे टू टेक केयर, बट वी डोंट नो। और आप अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूशन में वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बिकॉज अगर स्पेशल नीड्स हैं मेंटली तो और भी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो बच्चा डिसीजन नहीं ले सकता। नहीं ले सकता है। आप अपने दूसरे बच्चों को अगर वो दे देते हैं उसका भी शेयर, के ये सोचते हुए कि वो केयर करेंगे, दैट्स फाइन, हो सकता है वो करेंगे, लेकिन उनका स्पाउस भी है। What if not? हाँ। उनका स्पाउस भी है, और उनके स्पाउस का भी इक्वल राइट होगा उन एसेट्स के ऊपर। अच्छा। तो RDSP है, और स्पेशल मैं कहूँगी ट्रस्ट होता है ऐसे बच्चों के लिए जी। जो हम विद स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए आप ट्रस्ट कर सकते हैं। डिज़ाइन, उसका टैक्स ट्रीटमेंट भी प्रेफर्ड होता है। लाइक देयर आर सो अमेजिंग टूल्स इन स्टेट प्लानिंग, क्योंकि हर फैमिली का सिनेरियो अलग है। सबका अलग है, और कस्टमाइज प्लान जी, अमरप्रीत बिल्कुल। आपको बना के देती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। आपने इंश्योरेंस में भी अब तो स्पेशलाइजेशन कर ली है। मान लीजिए किसी के साथ अनफोर्सीन रीजंस की वजह से एकदम से डेथ हो जाती है। ये नहीं कि उनकी टाइमली डेथ हो रही है, उनकी ऐसी डेथ हो गई दैट कल कुछ हुआ एंड कार्डियक अरेस्ट आ गया मान लीजिए। ऐसे केस में क्या होता है? कई बार क्या होता है अमृत, वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। कई बार लोग भी कहते होते हैं कि आई डोंट बिलीव इन इंश्योरेंस। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर इंश्योरेंस इम्पॉर्टेंट ना होती तो एक्सेप्ट यू एवरीथिंग एल्स इज इंश्योर्ड। आपकी ये बिल्डिंग इंश्योर्ड है, आपकी बाहर गाड़ी खड़ी है वो इंश्योर्ड है, आपका घर इंश्योर्ड है, आपका फ़ोन इंश्योर्ड है, इवन जो ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं दे माइट बी इंश्योर्ड टू, बिकॉज वी सी वैल्यू इन इट, लेकिन हम अपने आप को अंडर वैल्यू करते हैं। सो ट्रू। अब इंश्योरेंस देखिए, इंश्योरेंस वो प्रोटेक्शन दे रही है, उस पैसे पे प्रोटेक्शन दे रही है जो अभी हमने पैसा जनरेट भी नहीं किया। वाओ। राइट, लेट्स से आपकी, चलो मेरी एज कहते हैं 30 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, और मैं एक साल में आई एम जनरेटिंग 100,000 लेट्स से। अब टिल मैंने 60 या 65 में रिटायर होना है, तो देयर आर 30 मोर ईयर्स, तो मैंने 3 मिलियन इनकम जनरेट करनी है तब तक। अच्छा। इफ एनीथिंग हैपन्स टू मी प्रीमेच्योरली, हाँ, तो हु इज देयर फॉर माई फैमिली? इज जस्ट इंश्योरेंस। कि अगर मैं हूँ या नहीं हूँ, अगर मैं हूँ तो मैंने 3 मिलियन जनरेट कर लेने अपने, अगर मैं नहीं हूँ तो इंश्योरेंस इज़ द बैकअप प्लान फॉर माई फैमिली। क्या बात है। क्योंकि इमोशनली देखिए जो लॉस होगा वो तो होगा ही, वो तो यू हैव टू बियर इट। कोई इंश्योरेंस कंपनी आपका इमोशनल लॉस को वो नहीं कर सकती, लेकिन फाइनेंशियली एक बैकअप प्लान आपका है। आपके आने वाले जो आपके लोग हैं, जो आप पीछे छोड़ के चले गए, उनके लिए। बिल्कुल। अब देखिए इंश्योरेंस, मैं वही कह रही हूँ, उस पैसे को इंश्योरेंस ने प्रोटेक्शन दी है जो अभी एग्जिस्ट भी नहीं करती। जी। इंश्योरेंस के बिना कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस पैसे को प्रोटेक्ट कर सकती है? हो ही नहीं सकती कोई। बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, डू यू ड्राइव कार? जी। अनफॉर्चुनेटली कभी हुआ है कि यू मेट विद एन एक्सीडेंट और एयर बैग्स खुले हों कार के? नहीं, मतलब नहीं, बट मैंने देखी है कई बार ऐसी रील्स, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स होते हुए जहाँ एयर बैग ओपन हो जाता है। ओके, तो जब आपके एयर बैग कभी ओपन ही नहीं हुए, तो अगर आपको एक चांस मिले कि ओके यू कैन गेट अ कार विद अ वेरी लो प्राइस, अच्छा, लेकिन उसमें एयर बैग्स नहीं है, will you buy that car? No, please don't even say that. Oh my God. Why? आपको तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी एयर बैग की, तो आपको क्यों चाहिए वो कार? Because that's a backup plan. क्योंकि वो चीज़ हमें दिख नहीं रही थी, तो हमने ये सोचा That's a backup plan कि अगर कुछ हुआ, at least air bags हैं that can protect me. Yes. तो insurance is like air bag in your life कि अगर कुछ हुआ
तो इंश्योरेंस इज देयर टू टेक केयर ऑफ द फैमिली प्रीमेच्योर डेथ में। अगर मैं कल को इंजर्ड हूँ, आई कैन गो टू वर्क फॉर 6 months, आई हैव माई मंथली इनकम कमिंग फ्रॉम द इंश्योरेंस। या अगर कोई मैं क्रिटिकली इल हो जाती हूँ, वी हैव सीन सो मेनी सिचुएशंस जहाँ पे आप क्रिटिकली इल हो जाते हो, यू कैन गो टू वर्क फॉर अ ईयर, फॉर मे बी ईयर एंड हाफ। तो यू हैव अ बैकअप प्लान जो आपके एक्सपेंसेस की टेक केयर करेगा, दैट इज क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, तो एज एन एस्टेट प्लानर क्या ये इंश्योरेंस भी उसी का पार्ट है? स्टेट प्लानिंग में एक्चुअली इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज एक तो देखिए पहले तो है रिस्क ट्रांसफ़र करना, दूसरा है कि कई बार वी वांट टू इक्वलाइज द स्टेट। that is again a thing. Let's say I have my assets of 5 million, ठीक है। अब उसमें ये है कि 3 million का मेरा बिजनेस है और 2 million मेरे पास और एसेट है। अब जब 2 बच्चे हैं मेरे, अब एक बच्चा मेरे बिजनेस में 100% है, तो ऑफ कोर्स आई वुड प्रेफर कि वो बिजनेस उसके पास जाए, ठीक है। लेकिन अब दूसरे बच्चे के पास 2 million कम रह गया, तो टू इक्वलाइज आई विल बाय 1 million इंश्योरेंस और वो बेनिफिशियरी उस बच्चे को बना देंगे ताकि दोनों के पास इक्वल हो जाए। ओके। और एक और चीज इंश्योरेंस यूज होती है स्टेट प्लानिंग में आपकी नेटवर्थ को बढ़ाने के लिए। आपने आई नो इट्स सरप्राइजिंग, यस, आपने टेड रॉजर्स का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, दैट इज द फाउंडर ऑफ रॉजर कम्युनिकेशन। तो व्हेन ही पास्ड अवे तो पता लगा कि उसकी कॉरपोरेशन में ही हैड मल्टीपल कॉरपोरेशन, उसमें मल्टीपल पॉलिसीज थी जिनकी वर्थ थी 100 million। तो बेसिकली उसने 100 million ऑफ नेटवर्थ अपनी बढ़ा दी टैक्स फ्री। टैक्स फ्री? बिकॉज इंश्योरेंस की जो प्रोसीड्स है दैट इज टैक्स फ्री। ओके ओके ओके। तो इस क्योंकि देखिए कनाडा में ना बहुत चीज़ें नहीं है टैक्स फ्री। मैं हमेशा कहती होती हूँ पहले आपको पता हो कि क्या टैक्सेबल है क्या नॉन टैक्सेबल है। हमें यही नहीं पता होता। लाइक उसका क्या मतलब है कि यू आर ड्राइविंग अ कार विदाउट अ डेस्टिनेशन। अच्छा, ठीक है, आप बस घूम ही जा रहे हो, आपने किसी अच्छी जगह पे जाना है, हो सकता है आप पहुंच जाओ, हो सकता है आप घूमते रहो और आपको कोई अच्छी जगह ना मिले। दिस इज व्हाट प्लानिंग इज। दिस इज व्हाट प्लानिंग इज। आई ऑलवेज से प्लानिंग नेवर फेल, पीपल फेल टू प्लान। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने तो बोल दी है। यस, बिकॉज पता है क्या प्लानिंग होती है जब आप एक्सपर्ट के साथ करते हो। आपने घर बैठ के प्लानिंग कर ली, दैट इज नॉट प्लानिंग बिकॉज यू आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट फील्ड। तो अगर आप देख रहे हैं कि इनके क्लाइंट्स जैसे ये कह रहे हैं, आई एम सो अमेज यार ये सुन के भी कि वर्क परमिट पे जो बच्चे हैं या जो लोग हैं वो तक अपनी एस्टेट प्लानिंग करवा रहे हैं, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ? क्या आप सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ कुछ इस तरीके का हादसा हो जाए, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस किस तरीके से टेड रॉजर्स का एग्जाम्पल आपको दे दिया, अब तो आप समझ जाइए कि पैसे बचाना वर्सेस नेटवर्थ बढ़ाना। जी बिल्कुल। वाह, आई एम कंप्लीटली इम्प्रेस्ड। आप तो बिल्कुल जिस फील्ड में हैं कई बार ऐसे खुद भी लगता होगा ओवरवेलमिंग फीलिंग। ओ नहीं बिल्कुल अमृत, मैं तो ना लाइक मैं हमेशा कंपैरिजन करती हूँ, तभी मैं लेमैन के हिसाब से चलती हूँ कि मैं उस टाइम पे क्या सोचती होती थी, यू नो, मैं भी ऐसे ही थी, यू नो। अब एक मैं छोटी सी आपको अगर मिस्टेक्स बताऊं जो हम करते हैं जनरली लोग जो करते हैं, क्योंकि स्टेट प्लानिंग इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो आई वुड से कि वो चीज़ें जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं। अब हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड प्लान है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से। अब जिस भी प्लान के साथ रजिस्टर्ड आता है ना, दैट मीन्स देयर इज सम बेनिफिट एसोसिएटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू दैट प्लान। अब हम कई बार उन चीज़ों को यूज़ ही नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल FHSA है, चलो वो तो मतलब इट्स अमेजिंग प्लान जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए स्टार्ट हुआ है, इट्स अमेजिंग प्लान, उसको प्रॉपर यूज़ कीजिए। दूसरा है RESP, रजिस्टर्ड एजुकेशन सेविंग प्लान। अब इसमें क्या नुकसान है, यू आर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं $100, गवर्नमेंट आपको 20 तो दे ही रही है, चाहे आप जितनी मर्जी आप 5 लाख भी कमा रहे हैं ना, गवर्नमेंट इज स्टिल गिविंग यू $20 ऑन योर $100। तो 120 वो इन्वेस्ट हो रहे हैं, कंपाउंडिंग हो रही है, लाइक इट्स ग्रोइंग सो वेल। कल को बच्चे की एजुकेशन के लिए, अब कई बार पता है हमें क्या लगता होता है कि पता नहीं बच्चा यूनिवर्सिटी ना जाए, नहीं जाएगा कोई बात नहीं, बच्चा कोई भी कोर्स करता है, और इवन अगर आप वर्क परमिट पे भी हैं, बच्चा आपका यहाँ का बॉर्न है, टेक बेनिफिट ऑफ दिस प्लान। RESP, FHSA, RRSP is another thing. RRSP is registered retirement saving plan.
अच्छा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब रिटायरमेंट प्लानिंग की बात जी, आएगी। बिल्कुल। वो भी एक थोड़ा सा टॉपिक है, आई वुड लाइक लव टू नो। और एक है TFSA। TFSA। TFSA आई वुड से वेरी अंडररेटेड और वेरी अंडर वैल्यूड प्लान। मैं कहती हूँ, आप जिससे भी पूछो, ओ आई हैव TFSA इन बैंक। अच्छा, ओके, सो हाउ मच इट इज़ ग्रोइंग। TFSA है टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट। उसका क्या मतलब है कि जो उसकी ग्रोथ है दैट इज़ नॉट टैक्सेबल। क्योंकि अगर आपका पैसा आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, अगर आपने $500 भी बनाया ना साल के, तो साल के एंड पे आपको टैक्स रिसीट आ जाती है कि यू हैव जनरेटेड 500 ऑफ इनकम, तो ये आपका 500 विल बी इंक्लूडेड इन योर इनकम फॉर द टैक्सेशन पर्पसेस। ओवरऑल इनकम पे। TFSA में आप जो मर्जी ग्रो करवाओ, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर इनकम। ओह, तो पहले तो आप ये देखिए कि आपका TFSA आपने पहले तो ओपन ज़रूर होना चाहिए जी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप उसको प्री ऑथराइज करो, मंथली, वीकली, बाई वीकली, वट एवर योर पे स्केड्यूल इज, और फिर उसको ग्रोथ ज़रूर करवाओ। अच्छा, तो ज़रूर आप डिस्कस कर सकते हैं, जो भी अपने लिसनर हैं, व्यूअर हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि TFSA जो है हमने कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना है। TFSA मैच्योर होना चाहिए तब आप उसे निकाल सकते हैं, या आप नो, उसे... इट्स ओपन अकाउंट। इट्स एन ओपन इज़ फॉर इमरजेंसी फंड्स, इट्स फॉर रेनी डेज। तभी मैंने कहा कि अगर आप नए भी आए हैं ना कनेडा में, तो TFSA तो ज़रूर ओपन होना कीजिए। ही चाहिए। मतलब TFSA भी ओपन करना एक अलग बात है, लेकिन उसको ग्रो करवाना हाँ, सबसे उसको ज़्यादा grow ज़रूरी है। करवाना। एक मैं अगर छोटी सी एग्जांपल दूँ ना अमृत, अगर आप लेट्स से आप 25 ईयर्स ओल्ड है, आप $100 बाई वीकली TFSA में डालना शुरू करें, लेट्स से 10% ग्रोथ पे, जी। ठीक है। तो एज 65 पे जाके यू विल हैव 1.5 मिलियन इन योर अकाउंट टैक्स फ्री। टैक्स फ्री थ्रू TFSA। क्योंकि ये जो और जो रजिस्टर्ड अकाउंट है ना, उनमें एक बात है, इनमें कैप होता है, इनमें लिमिट होती है, बिकॉज दीज आर गवर्नमेंट अकाउंट्स। जी। तो आप इनमें ओवर कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। अच्छा। तो यू हैव टू सी योर, आप अपने अकाउंटेंट से बात करेंगे, या आप अपने लॉगिन जो है CRA का, वहाँ पे आपकी स्टेटमेंट पे लिखा होता है कि आपका रूम क्या है, RRSP का, TFSA का, और उसके हिसाब से हमने कंट्रीब्यूशन करनी होती है उसमें। अच्छा, हाँ, क्योंकि लोग कई बार इसको थोड़ा अलग तरीके से लेते हैं कि पैसे बचाने के लिए कहाँ कहाँ मैं अपने पैसों को छुपा सकता हूँ। नो, दैट्स अ गुड सोर्स टू। मैं भी कहती हूँ TFSA ओपन करो और फिर भूल जाओ। हाँ, लेकिन उसमें कंसिस्टेंटली आप कंट्रीब्यूट जरूर करते हैं। बट इट्स ओपन मनी, इट्स लाइक इट्स नॉट लॉक्ड। आप जब मर्जी उसको निकाल सकते हैं। इमरजेंसी फंड्स हैं, कोई रेनी डेज हैं, आपने घर बाय करना है, आपको बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहिए, आपने अपने आप को कुछ करवाना है, अपने घर को कुछ करवाना है, यू कैन टेक इट आउट एनी टाइम। इट हैज़ नथिंग टू डू कि वो लॉक है पैसा। एक्चुअली पता है क्या है, ये जो पूरा दीवार खड़ी हुई है ना, ये आई पता है कहाँ से? क्योंकि हमें बचपन से वो आइडिया फिट किया गया ना दिमाग में, जो पैसे आपको बैंक में जमा करके रखने, वहीं उससे सेफ और सिक्योर रखिए, बैंक में वो बढ़ते रहेंगे, जमा होते रहेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट खुलवा लीजिए। वो एक वो मेंटालिटी शायद जा नहीं रही है, शायद इसीलिए भी हमें ये दिक्कतें आती हैं कि हम उन अकाउंट्स तक पहुंच ही नहीं पाते। TFSA हो गया, RESP हम कभी खुलवाते ही नहीं है, बस सोचते रह जाते हैं इसके बारे में। तो वो एक क्लैरिटी आई थिंक हमें एज अ कस्टमर एज वेल हमें पता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये एजुकेशन जो है हमें पहले खुद भी कर लेनी चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स उमरप्रीत इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी स्टेप दैट यू टेक टू रीच टू अ माइलस्टोन। तो और मुझे बताइए, आपके किस तरीके के और क्लाइंट्स हैं? क्या साउथ एशियंस ही हैं या इट्स अ मिक्स? नहीं, एक्चुअली मिक्स हैं। हाँ। लेकिन यस, ज़्यादा साउथ एशियन है, और मेरा टारगेट भी वही है, बिकॉज जो देखिए जूइश लोग, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर वे अहेड इन स्टेट प्लानिंग। अच्छा। वो बच्चे के बर्थ से पहले उसकी प्लानिंग कर लेते हैं। Wow. दे नो के, और उनमें एक एक्चुअली वो पूल्ड भी करते हैं मनी को, दे डू इन्फिनाइट बैंकिंग, दे आर अहेड इन स्टेट प्लानिंग। अच्छा, लाइक दे नो व्हाट टू डू। अच्छा, कैसे बने उनकी तरह? नहीं, मैं देखिए, मैं कहूँगी ब्लेस्ड है हम लोग कि वी आर हार्ड वर्किंग पीपल, है ना। क्योंकि स्मार्टली वर्क करना, यू कैन लर्न, यू कैन हायर मी, यू कैन हायर एनी फाइनेंशियल प्लानर, लेकिन हार्ड वर्क आप किसी से सीख नहीं सकते। दैट इज़ इनबिल्ट, दैट्स इनहेरिटेंस। तो हार्ड वर्किंग तो है ही हो आप, अगर थोड़ा सा हम उसमें स्मार्टनेस डाल देना, इट कैन डू वंडर्स। वाओ। टैक्स प्लानिंग की जो बात कर रहे हैं, उसमें जो बिजनेस ऑनर्स हैं, दे अंडरस्टैंड दिस कि एक टर्म होती है ट्रैप्ड
कॉरपोरेशन सरप्लस या ट्रैप्ड कॉरपोरेट सरप्लस, या अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं. व्हाई इज कॉल्ड ट्रैप्ड? बिकॉज इट इज़ ट्रैप्ड इन द कॉरपोरेशन. आप विद इन कॉरपोरेशन आप उसको री इन्वेस्ट करेंगे पैसे को, या आप उससे और एसेट्स बाई करेंगे, या आप होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे, बट इट ग्रोज विद इन द कॉरपोरेशन. सो दैट्स व्हाई इज कॉल्ड ट्रैप्ड. अब उस पैसे को अनलॉक कर सकते हैं एक स्टेट प्लानिंग स्ट्रैटेजी से, कि आपकी वो पर्सनल साइड पे पैसा आए और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी उस पैसे को टैक्स एफिशिएंटली यूज़ करे. दिस इज़ कॉल्ड अनलॉकिंग ऑफ योर ट्रैप्ड कॉरपोरेशन सरप्लस. ओके. तो बिजनेस ओनर्स के लिए आप बोल रहे हैं, जैसे जिनका रिस्क मैनेजमेंट में भी ये कहीं ना कहीं आ ही जाता है मेरे ख्याल से, or to the business owners? And actually it has nothing to do with the risk management. It is a strategy to use for the business owners in estate planning. इन द एस्टेट प्लानिंग. अच्छा. और एक और मेरी एक चीज़ रह गई थी, वही मैं रिस्क मैनेजमेंट से ही रिलेटेड पूछना चाह रही थी कि रिस्क मैनेजमेंट व्हेन इट कम्स टू योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक तो हम इंडिविजुअल्स की बात जैसे कर रहे थे, बिजनेस ओनर्स के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए मैं आप ही का एग्जांपल देती हूँ. आपने कहा आपका एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत फ्लरिश कर रहा है आज की डेट में मिसिसागा में. इट्स वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है वो, और किसी रीजंस की वजह से अगर उनके साथ कोई धोखा हो जाता है या कुछ भी, तो वो कैसे सिक्योर कर सकते हैं? उनकी प्लानिंग में क्या क्या होता है? ओके, सो दैट इज एंटायरली डिफरेंट फील्ड. हाँ, दैट इज अ डिफरेंट लाइसेंस. अच्छा. वो आता है आपकी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, आपकी बिजनेस इंश्योरेंस. अच्छा. तो उसका लाइसेंस ही डिफरेंट है. दैट डजंट कम्स अंडर स्टेट प्लानिंग. ओह, दैट डजंट कम अंडर स्टेट प्लानिंग. ऑल राइट. तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है. वैसे मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको अगर कोई भी फैमिली में दिक्कत आ रही है कुछ इस तरीके की, अगर आपको प्लानिंग करनी है अभी से, तो प्लीज़ आप इन्हें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. चलिए अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट प्लान के बारे में. RRSP की जब हम बात कर रहे थे तो इन्होंने मुझे कहा था कि वो रिटायरमेंट वाली बात है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग आज से ही शुरू कर दें हम, आप कह रहे हैं. हमने जैसे ना आपने बोला कि हमें साउथ एशियंस को क्या पता है कि रिटायरमेंट RRSP, दैट्स इट. हाँ, हमें कुछ और पता ही नहीं. उसके आगे क्या? बट देयर आर सो मैनी थिंग्स इन रिटायरमेंट प्लानिंग. सबसे पहली बात ये होती है कि ओके, आई वांट टू रिटायर. पहले आप किस एज पे रिटायर होना चाहते हो? लेट्स से मैं 50 पे रिटायर होना चाहता हूँ, ठीक है. तो हाउ मच मनी डू यू नीड? आप बताइए मेरे को, हाउ मच मनी डू यू नीड इन योर रिटायरमेंट? इनफ. What is this enough? वो इनफ नहीं हो सकता है. Yeah, that's the main thing. कि आपको पता ही नहीं कि इनफ है क्या. क्योंकि आज जो मेरा इनफ है, मेरे बच्चों का शायद वो इनफ नहीं होगा. बट इनफ का कोई नंबर तो होना चाहिए ना. We don't have a number. That's what financial planners do. कि आप जब बैठेंगे, आप बात करेंगे, फर्स्ट we have to calculate कि आपने रिटायर कब होना है, आपके रिटायरमेंट तक साल कितने हैं, आपके कितने परसेंटेज है आपके इनकम का जो हम रिटायरमेंट के टुवर्ड सेविंग करेंगे, व्हाट टूल वी आर यूजिंग. अब RRSP आपने बोल दिया, ठीक है. RRSP इज अ टैक्स डेफर्ड टूल. उसका क्या मतलब है? यस, आज आप टैक्सेस सेव कर रहे हैं. वेन एवर यू विल टेक आउट द मनी फ्रॉम योर RRSP, यू हैव टू पे टैक्सेस. अच्छा. It's a tax defer tool. It's an amazing tool अगर आप high income tax bracket में है. Of course you save now 50% of your taxes, and retirement पे जाके of course आपकी income कम होती है, तो we pay less taxes. That makes sense. लेकिन साथ के साथ और एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है. कई बार अब मेरे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया इन देयर 60s. दे ऑलरेडी हैव लाइक एक के 300,000 है अकाउंट में RRSP के, एक के 400,000 है. अब देखिए, वेन एवर दे विल टेक आउट द मनी, दे हैव टू पे टैक्सेस. वन, दूसरा उनके जो पेंशन को फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव इनकम, तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी. तो एज ए फाइनेंशियल प्लानर वी हैव टू मेक श्योर कि आपके रिटायरमेंट के पास आपके पास इनफ पैसा हो, बट यू हैव टू पे मिनिमाइज टैक्सेस, ताकि आपके गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी ना कम हो. Oh my God. हम सारी उम्र गवर्नमेंट को पे करते आ रहे हैं इसी चीज़ में कि हमें CPP लगनी है, हमें रिटायरमेंट में पेंशन मिलनी है, लेकिन हमने अपनी अरेंजमेंट ऐसे किया कि वो भी नहीं मिलेगा आपको. Oh my God. अगर देखा जाए तो कितना कुछ है जो हम अवेयर ही नहीं है. एब्सोल्युटली. तो मेरे जैसे जो जॉब करने वाले लोग हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं 40% के ब्रैकेट में नेवर, तो हमारे जैसे लोगों को RRSP करना भी चाहिए या
नहीं थोड़ा देखिए, जो हौले। मैं आपको बताती हूँ, जो जॉब करने वाले लोग हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती नहीं है रिटायरमेंट की। बट यस, अगर तो TFSA भी एक टूल है, तो TFSA पता है मैं इसीलिए कहती हूँ कि कस्टमाइज्ड होता है। सब कुछ आई हैव टू सी कि आपकी इनकम ब्रैकेट क्या है, आपकी सबसे बड़ी बात देखिए ये है कि आपके मतलब कितने साल हैं रिटायरमेंट के। बिकॉज कई बार क्या होता है कि आपने पैसा वो अच्छे तरह से इन्वेस्ट नहीं किया होता। लॉन्जेविटी इज अ ग्रेट रिस्क इन रिटायरमेंट, दैट यू आउटलिव योर रिसोर्सेज। बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर, अगर आप 60 पे रिटायर हो रहे हैं तो 85 तो एज मानी गई है कनाडा में जी। तो यू हैव 25 ईयर्स फॉर योर सेल्फ, 25 ईयर्स फॉर योर स्पाउस। तो यू शुड हैव इनफ मनी। और दूसरा है कि आप रिटायरमेंट में करना क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आप पैसे की सेविंग करेंगे। आप सिडेंट्री, आप घर में रहना चाहते हैं, बैकयार्ड में आप गार्डनिंग करना चाहते हैं, और यू वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड इन योर रिटायरमेंट, या एस्टेट प्लानिंग करना चाहते हैं। तो मतलब वो चीज़ें देखने वाली होती हैं आपके रिटायरमेंट के लिए कि आपके गोल्स क्या हैं, हमें कितना पैसा चाहिए। अब तो फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं इतनी सेविंग करनी शुरू करूं, इवन आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे भी youchawla.com, वहाँ पे भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर है। यू कैन कैलकुलेट बाय योरसेल्फ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, आप RRSP का देखिए, RRSP में आपने डाले तो वो अपने आप इनकम टैक्स निकाल के उसके हिसाब से आपको बता देगा कि यू विल सेव दिस मच। ऑल राइट। और वी कैन डू द अदर वे एज वेल। उसमें यह है कि आपको इतना पैसा चाहिए तो आज आप कितनी सेविंग करनी शुरू करें, कितनी सेविंग, सो एंड सो ग्रोथ के साथ। अच्छा, और ये जो आगे आने वाला जो टैक्स है, क्या इससे भी बचा जा सकता है? कौन सा आगे आने वाला? जो RRSP पे आप कह रहे हैं, जब भी आप वो पैसे मैं वही कह रही हूँ ना कि वी हैव टू मेक श्योर कि अगर मैंने अब जो मैं अपने क्लाइंट से भी बात कर रही हूँ, अब उनके लिए आई कैन डू मच, क्योंकि अब तो ऑलरेडी RRSP में है वो पैसे, लाइक यू नो। अब वो भी इसी बात से वरीड है कि मेरी तो पेंशन भी नहीं आएगी, अब मैंने इतना टैक्सेस पे किए हैं, पेंशन भी नहीं आएगी, एंड आई हैव टू पे मोर टैक्सेस। दैट्स वाई मैं हमेशा, मेरे को पूछते होते हैं कि व्हेन यू शुड स्टार्ट अ स्टेट प्लानिंग, तो मैं कहती हूँ कि यू शुड हैव टॉक टू मी यस्टरडे, यू डिडंट, सो लेट्स डू इट टुडे। कोई राइट टाइम नहीं है, मैं ये कहूँगी, पर हाँ जितना जल्दी कर लें जी, ये बहुत ही सेफ ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर नहीं भी किया है, यू स्टिल हैव टाइम, अभी के अभी कांटेक्ट करिए। आई एम सो हैप्पी कि आज आपसे मिलके हमें इतनी वेल्थ ऑफ नॉलेज जो आप साथ में लेकर आई हैं अब जस्टिफाई हो रहा है। ये जो इतनी आपने पढ़ाई की है ना, मुझे ऐसा लगता है एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, वर्क प्लेस एक्सपीरियंस, फैमिली लाइफ में जो हुआ, ये सारे एक्सपीरियंसेस देख देख के जो आपने एक वेल्थ क्रिएट की है अपने आसपास, और अब आप लोगों को उसी तरीके से यू चैनलाइज योर होल एनर्जी की। यार मैं उन लोगों की तरह सोचूं जो अगर मेरी सिचुएशन में होते तब क्या होता जी। तो यहीं पे बात आती है कस्टमाइजेशन की। हर किसी की प्रोफाइल अलग होती है। जब आप घर भी लेने जाते हैं तो आपका जो एक रियल्टर होता है वो भी आपसे कहता है कि everyone is different और मुझे उस तरीके से कस्टमाइज प्लान लेना पड़ेगा। आप घर लेने में तो बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, खुद की लाइफ के बारे में भी सोचिए। इतना प्यारा आपने सुंदर घर बनाया, उसका क्या होगा, क्या करेंगे आप अगर आपके बच्चे ही आपके एसेट्स का इस्तेमाल ना कर पाए? नहीं, बिल्कुल अमृत, पता है क्या होता है, हम ना जनरली सुनते हैं कि जी पेरेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया, दे मेक लाइक गुड चंक ऑफ मनी, लेकिन बच्चे संभाल नहीं पाए। हाँ। राइट? लेकिन ऐसा नहीं होता कि बच्चे संभाल नहीं पाए। कमी कहाँ रही? फाइनेंशियल प्लानिंग की। कि अब बच्चों को पहले ही 25% कम मिला बिकॉज CRA ने लेना है वो। अब देखिए, अब उसमें कैश फ्लो भी तो कम हुआ ना बिजनेस में। हो सकता है जो कैश फ्लो था वो CRA को पे करने में गया, कुछ एसेट CRA को पे करने में गए। अब बच्चे पहले तो वापस उस लेवल पे आएंगे एंड देन दे विल स्टार्ट ग्रोइंग फ्रॉम देयर। और कई बार ये होता है कि जब कैश फ्लो नहीं है तो दे हैव टू फिगर आउट समथिंग एल्स टू, तो कई बार वो अपना नया बिजनेस शुरू कर लेते हैं, या देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो सिर्फ कमी कहाँ रहती है कि काश मैं ये किया होता मैंने, तो मैं ये कहूँगी कि लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग, दैट्स वाई वी हैव रिग्रेट्स। मैं कभी नहीं कहती कि लाइफ इज़ शॉर्ट, लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग। तो अगर आपका कोई रिग्रेट ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली अपनी प्लानिंग स्टार्ट करें। टाइमली अपनी प्लानिंग स्टार्ट करें। आज का सेशन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आई ओपनर की तरह, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं पता थी हम गलत कर रहे थे, हम एक्स्ट्रा कर रहे थे शायद कुछ, उतना भी मत करिए आप। एक
अच्छे एस्टेट प्लानर की जो अगर डेफिनेशन में बताऊं, वो डेफिनेशन ही ये है, वे देखिए अब यही आपका हाथ पकड़ के आपको, मतलब हाथ पकड़ के आपको सब कुछ तो बता रहे हैं. यू जस्ट हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद देम. ऑनेस्टली इनके पास अप्रोच करिए, आप इनसे प्रायर अपॉइंटमेंट सेट करिए, इनके पास जाइए, इनसे पूछिए कि व्हाट इज़ द राइट टाइम, एंड आई एम श्योर वो आपको यही बोलेंगे कि टुडे इज़ द राइट टाइम. जी बिल्कुल अमृत, क्योंकि ना देखिए हम ना हर चीज़ खुद नहीं सीख सकते, राइट. बट वी ट्राई टू डू कि अब मैं वही बात है कि मैंने सर्जरी करवानी है, मैं सोचूं कि नहीं पहले तो मैं यूट्यूब पे सीखूंगी सर्जरी एंड देन आई विल डू इट ऑन माई सेल्फ. अब बताइए, पहले तो सीखने में टाइम लगेगा और फिर सक्सेस रेट कितना है. तो डोंट डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग बाय योरसेल्फ, राइट. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने काम में एक्सपर्ट हैं, आप अपना काम कीजिए एंड लेट मी डू व्हाट I have expertise in that. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. इनकी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाइए, इन्हें कांटेक्ट करिए, इनका नंबर, इनका वेबसाइट एड्रेस, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा. कोई आपके कमेंट्स हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, प्लीज़ बेझिझक होकर आप सवाल करिए, ये आपके कमेंट्स का भी आंसर देंगे. इनका एक पर्सनलाइज इंस्टाग्राम पेज भी है, वो भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं. और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? नहीं बस जी, थैंक यू सो मच अमृत. इट वाज नाइस टू बी हियर. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू गिव द इनसाइट्स ऑफ एस्टेट प्लानिंग, जिसमें हम कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करते हैं. हाँ, और हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही रहते हैं. जब हम रूल्स की बात करते हैं ना, कनाडा में रूल्स को बहुत मायने दिए जाते हैं. अच्छी बात है कि हम रूल्स के साथ रहें, लॉस एनफोर्समेंट जो हमारे इर्द गिर्द है उसका फ़ायदा भी उठाएं, हमारे लिए भी अच्छा है. एंड इट्स नॉट बैड एट ऑल. आज हमने सारी बातें कर ली हैं. आई होप आपको पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट. देखते रहिए कनाडा टीवी. दिस इज़ अमृत सिंह साइनिंग ऑफ, एंड उमरप्रीत जी, थैंक यू वंस अगेन. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.